फर्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतक के एक प्रकार सरल अस्थायी ऊतक क्या है तथा इनके कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखें। तो अभी चैप्टर चल रहा है ऊतक का। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊतक दो प्रकार का था, एक था पादप ऊतक और एक था जंतु ऊतक। तो अभी पादप ऊतक का अध्ययन चल रहा था। पादप ऊतक दो प्रकार के थे, एक था विभज्योतिकी ऊतक और एक था अस्थायी ऊतक। फिर विभज्योतिकी ऊतक भी तीन प्रकार के थे, एक था शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, दूसरा था पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक और तीसरा अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक। फिर जो अस्थायी ऊतक था वो दो प्रकार का था, एक था सरल अस्थायी ऊतक और एक था जटिल अस्थायी ऊतक। तो मैंने बोला जो अस्थायी ऊतक था उसका एक प्रकार है ना सरल अस्थायी ऊतक, वो क्या है, यानी कि हमें उनके बारे में बताना है और उनके कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखें। तो अस्थायी ऊतक का जो एक प्रकार होता है सरल अस्थायी ऊतक, वह समरूप कोशिका यानी कि एक ही तरह की दिखाई देने वाली कोशिकाओं के समूह से बना ऊतक है। तो चूँकि जो समरूप है यहाँ पे गणित का शब्द है, समरूप का मतलब होता है मतलब गणित में समरूप आकृतियाँ होती हैं, जिसका अर्थ होता है कि मतलब देखने में एक ही तरह होती है लेकिन आकार में छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन देखने में एक ही तरह की होती है। तो है कि यानी कि समरूप कोशिका एक ही तरह की दिखती रहती है, भले आकार में छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोशिकाएं जो होती है समरूप होती है यानी कि एक ही तरह के दिखती रहती है। उन्हीं कोशिकाओं के समूह से सरल अस्थायी ऊतक बनता है। और सरल अस्थायी ऊतक का तीन प्रकार होता है। पहला होता है मृद ऊतक, जिसे अंग्रेजी में पेरेनकाइमा कहते हैं। दूसरा स्थूल कोण ऊतक, इसे अंग्रेजी में कोलेनकाइमा कहते हैं। और तीसरा है दृढ़ ऊतक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि मृदूतक, यहाँ पे मृदूतक की संरचना एवं स्थिति को बताएं। देखो मृदूतक जो है वो सरल अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। हमें इनकी संरचना यानी कि बताना है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है और ये किससे बने होते हैं, ये सब। और स्थिति का मतलब कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले हम मृदूतक की संरचना पर चर्चा करते, फिर इसके बाद स्थिति पर। तो मृदूतक जो होता है वह जीवित होता है। अब यह जीवित है तो जरूरी इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता होगा, क्योंकि जिसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक सम्मिलित रूप से जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिस कोशिका में जीव द्रव्य होते हैं वही जीवित होते हैं, जिसमें नहीं होते वो मृत होते हैं। तो जो मृतक होते हैं वहाँ मृतक जो ऊतक होते हैं वह जीवित होता है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं होंगी उनमें जीव द्रव्य उपस्थित होगा। और इनके चूँकि हम लोग पढ़े कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनके सबसे बाहरी घेरा होता है कोशिका भित्ति। जो मृतक ऊतक में जो कोशिकाएं का समूह होगा उस सब कोशिकाओं का भी सबसे बाहरी घेरा कोशिका भित्ति होगा। तो कोशिका भित्ति ना इसका सेल्यूलोज का बना होता है और पतला होता है। और इन कोशिकाओं के बीच बीच में ना बड़ा रसधानी भी पाया जाता है। और इनमें दो कोशिकाओं के बीच जिसे हम लोग अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं, दो कोशिका के बीच इसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। फिर अगला इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करना है। तो जो मृतक होते हैं वह पेड़ों के तने, मूल जिसे हम लोग जड़ कहते हैं, पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस क्या है, तो जो एपिडर्मिस होता है ना वह पेड़ों के जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हम इंसान का सबसे बाहरी परत त्वचा होता है, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं उनका सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस के बाद वाला परत होता है कॉर्टेक्स। तो इसी दर में मृतक बहुतायत में पाया जाता है और पेड़ों के तने और जड़ में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मृतक किन किन ऊतकों में रूपांतरित होता है। तो मृतक जो होता है दो भिन्न भिन्न ऊतकों में रूपांतरित होता है। कि रहता है मृतक ही, लेकिन यहाँ अलग अलग स्थान पर चला जाता है, उसका नाम अलग ही रख दिया जाता है, लेकिन रहता है मृतक ही। तो यह मुख्यतः दो ही ऊतकों में रूपांतरित होता है। पहला है हरित ऊतक, जो कि अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मृतक होते हैं वह पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। अब पत्तियों में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो भी क्लोरोफिल की मदद से। तो अगर मृतक जो मतलब होगा पत्तियों के एपिडर्मिस में, उनमें भी हरित लवक होगा, उनकी जो कोशिका में हरित लवक होगा और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होगा। और ऐसे इसी को हम कहते हैं हरित ऊतक। तो ऐसे मृतक जो कि पत्तियों के एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और उनमें हरित लवक उपस्थित होता है, तो उसी को हम कहते हैं हरित ऊतक। रहता है मृतक ही, लेकिन यहाँ पत्तियों में पाया जाता है, उसके पास क्लोरोफिल भी आ जाता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है हरित ऊतक। और दूसरा होता है वायु ऊतक। चूँकि हम लोग मतलब देखते हैं आसपास में कि जिन चीज़ों में हवा भरी होती है ये पानी के ऊपर अधिकांशतः तैरने ही लगते हैं। जैसे हवा से भरी हुई टायर, स्पंज, इसमें जितना भी चीज़ हवा भरा रहता है वो तैरने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में हवा भरा होता है ना उनका घनत्व कम हो जाता है, और जिनका घनत्व कम होता है वे पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो हवा भरे उनके घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं यानी कि जल में रहने वाले पौधे, वो भी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो क्या उनके अंदर भी हवा की मात्रा पाई जाती होगी? तो सब बिल्कुल उनके अंदर भी हवा की मात्रा पाई जाती होगी।
क्योंकि उनकी जो जैसे यहाँ पे कमल के पौधे का उदाहरण, तो उनका जो डंठल होता है बहुत ही पतला होता है ना, और हरा कलर का होता है। तो चूँकि ये जो पेड़ पौधे, तो उनके तने में भी ये पाया जाता है मृतक। तो और मृतक में जो दो कोशिका के बीच अंतरकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है, जो डंठल में रहता है, जैसे हम तना कहते हैं, उसमें जो मृतक होता है और उनमें जो दो कोशिका के बीच अंतरकोशिकीय स्थान रहता है, उसके बीच बीच में ना ये मृतक ना वायु भर लेते हैं, ताकि उसका घनत्व कम हो जाए और वह पानी के ऊपर तैरने लगे। तो इसको कहा जाता है वायुतक। क्योंकि ऐसे मृतक जो कि जलीय पौधे के तने में पाए जाते हैं और वायु भरने का कार्य करते हैं, ताकि उस पौधे का घनत्व कम हो जाए और पानी के ऊपर तैरने लगे। तो ऐसे मृतक को नाम रखा जाता है वायुतक। तो मृतक मुख्यतः दो युतक में रूपांतरित होता है, एक होता है हरित ऊतक और एक होता है वायुतक। अगला क्वेश्चन है कि मृतक के कार्यों को लिखिए। तो मृतक का पहला कार्य है कि मृतक जो होता है वह एपिडर्मिस, पत्तियों के जो एपिडर्मिस होता है उसमें बहुतायत में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियों के एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। इसलिए जो मृतक होता है वह एपिडर्मिस के रूप में ही, चूँकि एपिडर्मिस तो पेड़ पौधे का सबसे बाहरी परत है, तो मृतक ना एपिडर्मिस के रूप में ही पेड़ पौधे के सबसे बाहर में रहकर अंदर के अंगों की रक्षा करता है, अर्थात उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और इसका अगला कार्य है, इनकी दूसरा कार्य है, जो मृतक की जो कोशिकाएं थी उनके बीच बीच में बड़ी बड़ी राजधानियाँ पाई जाती हैं। तो उस राजधानी में ना वो मतलब खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। तो इसका तीसरा कार्य है कि जो मृतक होते हैं वह जल के पार्श्व चलन में सहायक होते हैं। जल के पार्श्व चलन यानी कि तो जाइलम और जो फ्लोएम ऊतक होता है, जैसे कि ये पेड़ है, और जाइलम फ्लोएम जो ऊतक होता है वो यहाँ पर सीधे गया होता है ना, यहाँ पे सीधे गया होता है। तब यहाँ पर अगर थोड़ा स्थान सब जो बच गया है, तब उसका मतलब उसमें जल की पूर्ति कौन करेगा। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो तने में उसमें भी मृतक पाया जाता है, तो यहाँ पर का जो मृतक होता है वह इसमें से जल को लेके इस पार्श्व भागों में पूर्ति कर देता है। इसे ही कहा जाता है पार्श्व चलन, और ये जल का पार्श्व चालन करता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि स्थूलकोण ऊतक, स्थूलकोण ऊतक के क्या क्या कार्य हैं। चूँकि स्थूलकोण ऊतक जो अस्थायी ऊतक था, सरल अस्थायी ऊतक, उसके तीन प्रकार थे। एक था मृतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो यहाँ पे स्थूलकोण ऊतक के बारे में बताया जा रहा है कि स्थूलकोण ऊतक क्या, स्थूलकोण ऊतक की संरचना, स्थूलकोण ऊतक की संरचना और स्थिति को बताना है। यानी कि संरचना यानी कि ये इसकी प्रकृति कैसे, किस चीज़ से बने होते हैं, ये सब। और स्थिति मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहले तो हम स्थूलकोण ऊतक की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद स्थिति पर। तो स्थूलकोण ऊतक जो होते हैं ना, मृदुतक की तरह इनकी भी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, और जीवित है तो जरूरी इसमें मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक मौजूद होता होगा। और कोशिका द्रव्य केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है, यानी कि इनमें जो कोशिकाएं होती हैं जीव द्रव्य की मात्रा पाई जाती है, तभी ये जीवित रहते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं स्थूलकोण ऊतक की, वे कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं, और इनमें दो कोशिका के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो कोशिका भित्ति है वो तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उनमें सेलुलोज के ऊपर भी एक और रासायनिक पदार्थ होता है पेक्टिन, उसका जमा होता है, जिसके कारण इनमें दो कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं रह पाता है। अभी आप इसकी स्थिति के बारे में बताना था। तो मृदुतक की तरह ये भी पत्ते के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है, और यह पर्णवृंत में पाया जाता है। यहाँ पे पर्णवृंत क्या होता है, जैसे पत्तियाँ होती हैं वह ऐसे होती है ना, कैसे बना, तो इनका जो ये कोमल भाग होता है ये हरा कलर का ही होता है ना, इसी को कहा जाता है पर्णवृंत। अब अगला क्वेश्चन है कि स्थूलकोण ऊतक के क्या क्या कार्य हैं। तो स्थूलकोण ऊतक जो होता है उसका बस एक ही कार्य है, मतलब मुख्य एक ही कार्य है, वो पौधों को लचीलापन देते हैं, ताकि उनकी जो डाली और टहनियाँ वो सुरक्षित रहे और जल्दी ना टूटे। इसलिए आंधी तूफान जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे मतलब जल्दी टूट नहीं जाते हैं, जब ज़्यादा ही आंधी तूफान आता है तब टूटते हैं, लेकिन जब हल्का फल्का रहता है तो वो टूटते नहीं है, और वो बस हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि स्थूलकोण ऊतक तो उनको लचीलापन दिया रहता है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है दृढ़ ऊतक की संरचना एवं स्थिति के बारे में वर्णन करें। यहाँ पर दृढ़ ऊतक की हमें संरचना और स्थिति को बताना है, यानी कि ये किस चीज़ से बने होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी, और स्थिति का मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले हम इसकी संरचना को बताएंगे। तो जो दृढ़ ऊतक होता है इनमें ना जीव द्रव्य नहीं होता है, यानी कि इनमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया ही नहीं जाता, इसलिए मृत होते हैं। जिनमें अब चूँकि जीव द्रव्य के कारण ही कोशिकाएँ जीवित होती हैं, इनमें पाया ही नहीं जाता, इसलिए जो ये दृढ़ ऊतक है, दृढ़ ऊतक में जो कोशिकाएँ होती हैं मृत होती हैं। और इनमें ना दो कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति तो पहले से सेलुलोज की तो बनी ही होती है, लेकिन सेलुलोज के ऊपर भी एक और पदार्थ होता है लिग्निन, उसका जमा रहता है। देखो लिग्निन एक रसायन है, जैसे हम सीमेंट को देखते हैं, सीमेंट दो ईंटों को बहुत मजबूती से जोड़ देता है,
उसी प्रकार जो लिग्निन रहता है वो दो कोशिका को इतनी मजबूती से जोड़ देता है कि उन दोनों कोशिका के बीच अंतरकोशिक स्थान बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। इसलिए जो दृढ़ की कोशिका मृत होती है उनमें जीवद्रव्य नहीं होता और दो कोशिका के बीच में अंतरकोशिक स्थान भी नहीं पाए जाते हैं। अब उनकी स्थिति को बताना है। जो दृढ़ ऊतक होते हैं अधिकतर वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे, चूँकि तो दृढ़ता ही प्रदान करता है ना, जहाँ पे अगर कठोर चीज़ है वहीं पर पाया जाता है। जैसे अभी हम पढ़े हैं कि पेड़ों का परत होता है, एक होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, तो इसी पेड़ का एक और परत होता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जितना कठोर होता है और कठोर होता है इसलिए इसमें दृढ़ ऊतक पाया जाता है, तभी ये कठोर होते हैं। और भी कठोर चीज़ होता है जैसे नारियल के छिलके होते हैं ना, उसमें भी कितना कठोर होता है, उसमें भी दृढ़ ऊतक पाया जाता है। और एक फल होता है जिसका नाम है बेल, उसका भी जो सबसे बाहरी कवच होता है बहुत ही कठोर होता है, तो उसमें भी ये दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ ऊतक के कार्यों की स्पष्ट जानकारी दें। तो दृढ़ ऊतक का पहला कार्य तो यही है कि पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, और दूसरा तो ये अब चूंकि दृढ़ है इसलिए मतलब जो पेरीसाइकिल रहता है ना तो दृढ़ ऊतक से ही बना होता है, तो पेरीसाइकिल के जो अंदर जितने अंग सब होते हैं चूँकि दृढ़ होता है ना तो अंदर के अंगों की रक्षा करता है, अर्थात उसे यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। एपिडर्मिस जो होता है पेड़ पौधों का सबसे बाहरी परत होता है और एकल परत होता है, यानी बीच में टूटा फूटा नहीं होता, पूरा एक ही परत से पूरे पेड़ में लगा होता है एपिडर्मिस। यह एकल परत वाली होती है और इनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच बीच में ना अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। और चूँकि सबसे बाहर है तो एक तरह से सबसे बाहर में रहकर अंदर के अंगों की रक्षा करता होगा एपिडर्मिस। अब अगला क्वेश्चन कि क्यूटिकल क्या और ये किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। तो चूँकि अभी तक तो हम लोग ने यही पढ़ा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके हिसाब से मतलब सबसे बाहरी परत जो होता है एपिडर्मिस होता है, लेकिन ना जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे मतलब जहाँ पे शुष्क स्थान पर जो पाए जाते हैं पौधे से मरुस्थलीय पौधे कहते हैं, जैसे कैक्टस सब, उनके एपिडर्मिस के ऊपर भी एक और परत रहता है क्यूटिकल का। और क्यूटिकल जो होता है ना जल अवरोधक होता है, यानी कि अपने से होकर ना जल को अंदर जाने नहीं देता है, और यह क्यूटिन नामक पदार्थ से रसायन से बना होता है इसलिए इसका नाम क्यूटिकल पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा क्या है और उनके कार्यों को बताएं। तो स्टोमाटा जो होता है वह पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें छिद्र की तरह होता है, और छिद्र की तरह होता है इसके बाहर में दुरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो कि इनकी रक्षा करती है। अब हमें इसके कार्य को भी बताना था। जो स्टोमाटा अब चूँकि है इसमें छिद्र है तो इससे गैस जैसे कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया इसी से होती है। अगर हम वाष्पोत्सर्जन का खंडन करें तो हो जाता है वाष्प जोड़ उत्सर्जन, यानी कि वाष्प का जो उत्सर्जन होता है वह स्टोमाटा के इन छिद्रों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कॉर्क कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है एवं उनकी संरचना को बताएं। तो अब जैसे जैसे पेड़ बड़े हो जाते हैं उनकी उम्र जो होती है बढ़ती जाती है, वयस्क होते जाते हैं, तो उनकी जो तने सब होते हैं पत्तियाँ वो सभी पुरानी होती जाती है ना। तब जैसे जो तने मूल सभी पुराने होते जाते हैं तो उनके ऊपर भी जो एपिडर्मिस होता है सबसे बाहरी परत, एपिडर्मिस ना इस कॉर्क कोशिका का निर्माण करने लगता है, वो हट जाता है और कॉर्क कोशिका का निर्माण कर देता है। कॉर्क कोशिकाएं जो होती है मृत है, यानी कि इनमें जीवद्रव्य की मात्रा नहीं पाई जाती होगी और इनमें भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। चूँकि अभी तो एपिडर्मिस तो बस जो एपिडर्मिस और क्या था क्यूटिकल, एपिडर्मिस और क्यूटिकल दोनों ही जल अवरोधक होता है, लेकिन जो कॉर्क कोशिका रहता है वह जल और जो वायु होती है उनका अवरोधक होता है, यानी कि अपने से होकर जल को भी नहीं जाने देता है और किसी प्रकार की वायु को भी नहीं जाने देता है। अगला क्वेश्चन है कि उनकी संरचना को अगला क्वेश्चन है कॉर्क कोशिका का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। जो कॉर्क कोशिका मृत होती है और वह उष्मारोधक भी होती है, यानी कि अपने से होकर उष्मा को नहीं जाने देती, और हल्की भी होती है, इसमें जल्दी आग भी नहीं लगती है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है जो बोतल होते हैं ना उनकी ढक्कन बनाने में किया जाता है, बहुतायत में उनका ढक्कन बनाने में किया जाता है, क्योंकि सबसे बाहर में अगर ढक्कन रहेगा तो चूँकि तो उष्मारोधक होता है ना तो अपने से होकर अंदर वायु मतलब उष्मा को नहीं जाने देगा, जिससे जल्दी पानी गर्म नहीं होगा, और इसका खेल के सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जटिल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को बताएं। तो जटिल अस्थायी चूँकि जो सरल अस्थायी ऊतक था उसका दो प्रकार था, एक था अस्थायी ऊतक और एक सरल अस्थायी ऊतक। एक था सरल अस्थायी ऊतक और था जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। जटिल अस्थायी ऊतक तो सरल अस्थायी ऊतक जो था वह एक ही तरह की दिखाई देने वाली कोशिकाओं से बना होता था, समरूप कोशिका, और जो जटिल ऊतक होता है जटिल अस्थायी ऊतक इसका उल्टा होता है, जो होता है दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका जो देखने में अलग अलग होती हैं उनसे ही बना होता है जटिल अस्थायी ऊतक। और जटिल अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होता है, एक होता है जाइलम ऊतक और एक होता है फ्लोएम ऊतक।
तो जाइलम ऊतक संवहन ऊतक है और ये जल का संवहन करता है, यानी कि ये जल को मतलब जड़ में से लेता है और उसके पूरे भाग में पहुंचा देता है। अब ये पूरे भाग में पहुंचाता है तो जरूरी या पेड़ों के पूरे भाग में ही पाया जाता है, जैसे तना और पत्तियां और मूल, जिसे जड़ कहा जाता है। अन्यथा फ्लोएम ऊतक, और फ्लोएम ऊतक जो होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, यानी कि जब जो पत्तियां होती हैं उनमें जब खाना बन जाता है तो पत्ती में से खाना लेकर उसे पेड़ के पूरे भाग में पहुंचा देता है, और ये पूरे भाग में पहुंचाते थे भी तो पेड़ों के पूरे भाग में पाया जाता होगा, जैसे तना, जड़, पत्तियां सभी में। अगला क्वेश्चन है जाइलम ऊतक किन किन तत्वों से बना होता है? तो जाइलम ऊतक जो होता है मुख्यतः चार तत्वों से बना होता है, क्योंकि जाइलम तत्व जटिल अस्थायी ऊतक का ही प्रकार है, मतलब जटिल अस्थायी ऊतक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। उसी तरह जो जाइलम ऊतक होता है वह मतलब 4 तत्वों से बना होता है। एक होता है जाइलम मृदुतक, पहला जाइलम मृदुतक, दूसरा है जाइलम तंतु और तीसरा है वाहिकाएं और चौथा वाहिनिकाएं। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम ऊतक किन किन तत्वों से बना होता है? तो फ्लोएम ऊतक जो होता है मुख्यतः 4 तत्वों से बना होता है। एक होता है चालनी नलिकाएं, एक होता है सहकोशिकाएं और एक फ्लोएम मृदुतक और एक फ्लोएम तंतु।